हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे गांधी युग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्ज़ाम में आने वाले जो भी प्रश्न इससे होंगे उसे आसानी से हल कर लेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। जान लीजिए, जब गांधी जी भारत आए थे साउथ अफ्रीका से, तो 1915 से 1947 आज़ादी तक के कालक्रम को समय को गांधी युग कहा जाता है। कब? 1915 से 1947 के बीच की समय को गांधी युग कहा जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था और इसी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका वास्तविक नाम मोहनदास था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई। और इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा के साथ हो गया था। याद रखिए, ये सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में दे दिए जाते हैं एग्जाम में कि महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या था, इस तरह से। अगला फैक्ट है, 1888 में ये कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए थे और वहाँ से 1891 में डिग्री प्राप्त करने के बाद उसी साल वे वापस आ गए। फिर इसके बाद ये राजकोट में वकालत करने लगे और इसी क्रम में 1893 में 91 में आए और उसके एक दूसरे साल एक व्यापारी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला, गुजराती व्यापारी थे। इन्हीं के मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। जब ये दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो इनके साथ एक घटना होती है और याद रखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब इन्हें नस्ल और रंग पक्षपात के बारे में सोचने के लिए प्रेरित होना पड़ा था। तो इस घटना में इन्हें, जब ये प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठे हुए थे तो कुछ अंग्रेजों ने इन्हें ज़बरदस्ती उतार दिया और जिस स्टेशन पर उतारे थे पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन कहा जाता है। ये पूछ लेता है गांधी जी को कब ज़बरदस्ती अंग्रेजों ने स्टेशन से, रेल के डिब्बे में से स्टेशन पर उतार दिया था। जब ये डरबन से विक्टोरिया जा रहे थे। और कौन से डिब्बे में बैठे थे? प्रथम श्रेणी के। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव के खिलाफ 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की कब? 1894 में। 93 में जाते हैं और उसी के एक साल बाद इसकी स्थापना करते हैं। 1903 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला था। याद रखिए, नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। इस पत्र को निकाला था। फिर उसके एक साल बाद डरबन से 84 मील दूर फिनिक्स में एक आश्रम की स्थापना की है। किस जगह पर? फिनिक्स में। 1906 में गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह दर्शन का विकास किया और परवाना कानून के विरुद्ध में इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। याद रखिए, 1906 में, इंडिया में नहीं, ये साउथ अफ्रीका में सब कर रहे हैं इस समय। ये सब जो घटना हो रही है इनके साथ दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में हो रही है। और सबसे पहले इन्होंने 1906 में सत्याग्रह आंदोलन किया था। ये इस तरह की घटना हुई थी। फिर 1908 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार जेल भी गए थे। दक्षिण अफ्रीका में जेल गए थे, याद रखिए, 1908 में। सब अगर एग्जाम में पूछे सबसे पहली बार कब जेल गए थे तो ये दक्षिण अफ्रीका में ही जेल गए थे 1908 में।
फिर 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय जहाज में ही इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जो गुजराती भाषा में, याद रखिए गुजराती भाषा में, उसका नाम हिंद स्वराज है। हिंद स्वराज है। महात्मा गांधी ने 19 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। इसी दिन को भारत में प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता है। मैंने 2 दिवस बताया, एक अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और दूसरा प्रवासी दिवस। अहिंसा दिवस इनकी जन्मदिन जिस दिन हुआ था उस दिन को मनाया जाता है, और जब ये साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 को, तब ये प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। सब एकदम कहानी की तरह आपको याद हो जाएगा, बस ध्यान से सुनते रहिए। भारत वापस आने के क्रम में इन्होंने भारत की पृष्ठभूमि और राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए ही इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले से ये बड़े प्रभावित हुए और इन्होंने ही इन्हें राजनीतिक गुरु माना था। जब इनसे ये प्रभावित हुए तो गोखले जी ने कहा कि अभी आप 1 साल घूम लीजिए, उसके बाद आप कुछ कीजिएगा भारत में। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो सबसे पहले उन्होंने गुजरात की अहमदाबाद में कोचरब आश्रम की स्थापना की, और 2 साल बाद आश्रम प्लेग की चपेट में आ गया और गांधी जी को अपना आश्रम साबरमती नदी के किनारे ले जाना पड़ा, स्थानांतरित करना पड़ा। कोचरब आश्रम को दूसरी जगह पे ले गए, किस जगह पे? साबरमती नदी के किनारे ले गए थे। जब ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, कब आए थे? 1915 में। तो उससे 1914 से प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था, और उसी समय इन्होंने भारतीय लोगों को अंग्रेजों की मदद करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए कहा था। और जब ये सोच रहे थे गांधी जी, अगर हम इनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो ये हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे, हमें आज़ादी दे देंगे। इसी क्रम में गांधी जी ने भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करने के लिए सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दिया। इसको देखते हुए भारतीयों ने उस समय गांधी जी को भर्ती करने वाले सार्जेंट के नाम से संबोधित किया। क्या? भर्ती करने वाले सार्जेंट। याद रखिए, ये पॉइंट याद रखिएगा। अंग्रेजों ने गांधी को इसके बदले में 1915 में केसरे हिंद की उपाधि दी। गांधी जी ने जब भर्ती करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया तो गांधी जी को अंग्रेजों ने एक उपाधि दी थी, केसरे हिंद। और इस बाद में याद रखिए, अभी बताऊंगा कब इन्होंने इस उपाधि को त्याग दिया, आगे चल के वीडियो में। अब देखिए चंपारण का युद्ध कैसे होता है। गांधी जी जब आते हैं 1915 में, 16 में कुछ नहीं करते हैं, और फिर इस वर्ष 17 में ये चंपारण का आंदोलन करते हैं। याद रखिए 1917 में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ल है। क्या नाम है? राजकुमार शुक्ल है। याद रखिए ये नाम। तो गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार, जो बिहार में एक चंपारण जगह है, के बारे में बताया कि यहाँ 3 कठिया प्रणाली के बारे में इन्होंने जानकारी दी गांधी जी को। और 3 कठिया प्रणाली क्या थी? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से करार करा लिया था कि आप 3/20 हिस्से पर नील की खेती करेंगे, नील की खेती करेंगे, और इसे ही 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। इस चंपारण सत्याग्रह का परिणाम यह निकला आया कि इस 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और करों में भी 25% तक की छूट कर दी गई। यह गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों में से एक है। सबसे पहला भारत में यही आंदोलन है, चंपारण आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की भारत में प्रथम विजय थी,
इससे पहले किए थे साउथ अफ्रीका में, पर भारत में पहला काम इन्होंने किया, चंपारण आंदोलन किया था। भविष्य में गांधी जी को भारत के एक बड़े नेता के रूप में होने के द्वार भी खुल गया इसी आंदोलन से। और इस आंदोलन के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी, और उसके बाद उन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाने लगा। और इसके बाद आता है 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 17 में चंपारण हुआ था, 18 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में एक क्या थी, कपड़ा मिल थी। और इसकी समस्या क्या थी मैं बताता हूँ। जैसे उस समय फ्लैग एक ऐसी बीमारी थी जो इसमें अहमदाबाद जो है जगह, यहाँ के 10% आबादी पूरी तरह समाप्त हो गई थी फ्लैग की चपेट में आके, और कोई इधर उधर नहीं जाता था काम धंधे पे। तो जो अहमदाबाद की मिल थी वो लोगों को प्रोत्साहन देने लगी कि आपको 35% बोनस मिलेगा और अगर आप काम करेंगे। जब मजदूर तैयार हो गए, काम करने लगे, उसके बाद जब फ्लैग ख़त्म हो गया तो इन मिल के जो मालिक थे ये बोनस समाप्त करना चाहते थे, पर ये विरोध करने लगे, नहीं हमें बोनस चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई भी बढ़ गई है तो उसके साथ बोनस भी ज़रूरी था। तो इसी के विरोध में ये आंदोलन हुआ, और आंदोलन जब हुआ तो 35% जो बोनस मिलता था वो मिलना स्टार्ट हो गया। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो महंगाई आ गई थी तो वो भी इसी बोनस की वजह से इन सब के लिए खर्चा चल रहा था। मकान मालिकों ने यह मामला न्यायाधिकरण को सौंप दिया। जब न्यायाधिकरण ने 35% बोनस का फैसला सुनाया और गांधी जी को यह सत्याग्रह भी सफल रहा इसी के चलते। और गांधी जी ने कहा कि ये आप सत्याग्रह कीजिए, और गांधी जी ने किया इसके साथ, सबके साथ मिलके, और ये सफल रहा। ये दूसरा था, याद रखिए, सेकंड वाला ये भी सक्सेसफुल हो गया। और इसके बाद आता है उसी साल एक खेड़ा का आंदोलन होता है। इसके बाद उसी वर्ष 1918 में गांधी जी खेड़ा गुजरात में जो पड़ता है, किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेजों के यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी। गांधी जी ने किसानों को लगान न देने के लिए कहा। इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला कि लगान माफ़ कर दिया जाएगा। और यह भी दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्यों को लेकर भारत में काफ़ी चर्चित थे, और इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए वह भारत के बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे। गांधी जी अब तक इन्होंने 3 आंदोलन किए, तीनों में सक्सेस हो गए। चंपारण का आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, और फिर खेड़ा का आंदोलन। अब आते हैं रोल एक्ट के बारे में। 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो उसके बाद 1919 में अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट को भारत में लाया गया, परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे। क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा की, गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजी की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दे रहे थे, ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। और इस कानून को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाने लगा। इसी के कब आया था? 1919 में आया था, याद रखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद। अब इसी के बाद जलियांवाला बाग नरसंहार भी होता है 1919 में। जब रॉलेट एक्ट लागू हुआ उसी वक्त ये कांड भी होता है, हत्याकांड ये है। अब इसे
पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, एक सत्यपाल और एक सैफुद्दीन किचलू। ये क्या कर रहे थे, ये जनता के आक्रोश को इन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, इसीलिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और जनता इन्हें इन दोनों के गिरफ्तार होने के बाद आक्रोश में आ गई और कई जगह हिंसाएं भी हुई। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को शाम को 5 बज रहे थे लगभग, जलियांवाला बाग की में विशाल सभा में रॉलेट एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था कि इन्हें कैसे छुड़ाया जाएगा, इन्हें क्यों बंद कर लिया गया, ऐसी तरह की बातें चल रही थी। तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोगिनाल्ड डायर, क्या नाम है, रोगिनाल्ड डायर ने फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना कांड में लगभग 1500 लोग मारे गए थे। वैसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए हैं और घायलों की संख्या बताए थे 1200 लोग, पर एक्चुअल में 1500 लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था, जिसकी हत्या 1940 में किसने की, उधम सिंह ने। एक मूवी भी आई, आप देख सकते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कब तक था, 1916 से 1921 तक। ये पॉइंट याद रखिएगा। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमेटी 1919 में स्थापित की थी और जिसके अध्यक्ष हैं जीसी हंटर, और इन्हीं के नाम पे हंटर कमेटी का नाम रखा गया। इस कमेटी का नाम हंटर कमेटी रखा गया है। अब है खिलाफत आंदोलन। 1919 से 1922 की तक खिलाफत आंदोलन चला। जलियांवाला हत्याकांड होने के बाद इन्होंने गांधी जी के द्वारा चलाया गया खिलाफत आंदोलन, याद रखिए। उस समय तुर्की के खलीफा जो थे, खलीफा को सारे विश्व के मुसलमानों का धर्म गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था। अंग्रेजों के उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में भी मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया था। याद रखिए, सबसे पहले गांधी जी ने इस आंदोलन को नहीं चलाया। शौकत अली और मोहम्मद अली दो भाई थे, अली बंधु जी ने कहते हैं, इन्होंने चलाया और बाद में जाके इसकी बागडोर गांधी जी को सौंप दी थी कि इसका नेतृत्व गांधी जी करेंगे इस खिलाफत आंदोलन का, क्योंकि तुर्की में जो खलीफा का पद होता था उसे अंग्रेज लोग मिटाना चाह रहे थे, हटाना, खत्म करना चाह रहे थे, इसीलिए मुस्लिम लोग इसके विरोध में खड़े हो गए थे। इस घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा 1920 में अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी गई। यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन में से एक है। कौन? असहयोग आंदोलन, यानी कि मदद ना करना, सहयोग ना करना, क्योंकि अंग्रेजों की। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना था, सरकारी शिक्षण संस्थाओं, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनावों का बहिष्कार करना था, अंततः करों का भुगतान करने से इनकार करना था। ये सभी काम करने थे। इस मतलब एक तरह से समझिए कि किसी तरह की अंग्रेजों की मदद ना करना। और इसी में गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। जब गांधी जी आए थे तो उस समय इन्हें केसरी हिंद की किस लिए दी गई थी? जब ये अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना में भर्ती होने के लिए भारतीयों को कह रहे थे, तो केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी और इन्हें बाद में त्याग दिया गया। कब? खिलाफत आंदोलन की, जिसे असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। याद रखिए, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन दोनों सेम है।
और इसी के बाद आगे आता है 5 फरवरी 1922 को एक चौरी चौरा कांड हो जाता है। ये कहाँ पे है? ये गोरखपुर में है। गोरखपुर के जिले में चौरी चौरा, ये यूपी के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों ने गोली चलाने पर भीड़ के थाने को जला दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मर गए थे। और ये जब गांधी जी असहयोग आंदोलन कर रहे थे तो वो गांधी जी अहिंसा को मानते थे, और ये हिंसात्मक हो गया यह आंदोलन, क्योंकि यहाँ चौरी चौरा कांड में जो लोग थे देश के भारतीय लोग, उन्होंने 22 पुलिसकर्मियों की जिंदा जला दिए थे। याद रखिए, जिंदा थाने में आग लगा दी थी। और इसी को देखते हुए ये जो है असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। और इसी के चलते गांधी जी की बहुत आलोचना होने लगी। और जैसा सुभाष चंद्र बोस हैं, बड़े बड़े नेता जो हैं, इन सब ने इनके इस आंदोलन की बहुत ही आलोचना की, जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू। और सुभाष चंद्र बोस ने इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कह दिया था। जब गांधी जी ने इसे वापस ले लिया तो इसे राष्ट्रीय संकट कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु गांधी जी भी अपने इस फैसले पर डटे रहे और बाद में सब ने इनके फैसले को स्वीकार कर लिया कि इन्होंने सही किया है। और इसी के चलते जब गांधी जी ने के विचारों से असहमत हो गए लोग, तब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक अलग ही पार्टी बना ली थी। गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहे, उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की जिसका नाम स्वराज पार्टी है। क्या नाम है? स्वराज पार्टी। कब किए थे? 1923 में, मार्च 1923 में इलाहाबाद में बनाए थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये चित्तरंजन दास हैं, ये मोतीलाल नेहरू हैं। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। याद रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री, उन्हीं के पिताजी मोतीलाल नेहरू। कब स्वराज? एक देखिए, स्वराज शब्द 2 बार आया है। हिंद स्वराज क्या था? हिंद स्वराज था गांधी जी द्वारा लिखी गई गुजराती भाषा में एक पुस्तक है। और स्वराज पार्टी क्या है? स्वराज पार्टी, स्वराज शब्द 2 बार आया है। स्वराज पार्टी है 2 लोगों के द्वारा बनाई गई इलाहाबाद में 1923 में एक पार्टी है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास। इसके बाद आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 में आता है और संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए भारत आया था, कि भारत में संवैधानिक सुधार लाने के लिए, कानूनी सुधार लाने के लिए, भारतीय संवैधानिक सुधार को देखने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई है। साइमन कमीशन का नेतृत्व सर जॉन साइमन ने किया, जिसमें 7 अंग्रेज थे। क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था, भारतीयों ने इसे अपमान के रूप में देखा, क्योंकि उन्हें लगा कुछ अंग्रेज हमारे भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकते, इसीलिए इस आयोग का बहिष्कार किया गया, लोगों द्वारा धरना दिया गया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलास से मुंबई पहुंचा था। इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ, सभी लोग हड़ताल करने लगे। जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहां काले झंडों पर साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ विरोध किया गया। साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पुलिस के लाठीचार्ज के कारण कुछ ही दिनों बाद लाला जी की मृत्यु हो जाती है। याद रखिए, लाठीचार्ज की वजह से इन्हें चोटें लग गई थी और उसी की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है 1930 से 1934, और ये 2 चरणों में चलता है। याद रखिए, बताता हूँ भी।
यह आंदोलन गांधी जी का असहयोग आंदोलन के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन है। यह आंदोलन 1930 से 34 तक चला, परंतु कुछ कारणों की वजह से इस आंदोलन के समय काल के बीच में एक समय ऐसा था जिसमें यह आंदोलन नहीं चला। इसका तात्पर्य यह है कि 1930 से लेकर 34 तक यह आंदोलन 2 चरणों में चला था। पहला चरण 1930 से 31 तक चला, दूसरा 32 से 34 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय लोगों की मांगों को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने हेतु असहयोग आंदोलन का एक रूप है। असहयोग आंदोलन है और इसी तरह ये भी था। सविनय अवज्ञा, अवज्ञा माने विरोध करना, आज्ञा ना मानना, उसमें सहयोग ना करना, किसी चीज मतलब किसी तरह का सहयोग ना करना। और इसमें सविनय अवज्ञा, सविनय नहीं बोलते हैं, सविनय बड़े लोगों को। इसी तरह से गांधी जी ने इज्जत के साथ सोचा कि इनसे हम आज्ञा नहीं मानेंगे इनकी कोई, इसीलिए विरोध कर रहे थे। और इसी के बाद दांडी या मार्च याद रखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होगा आपके एग्जाम के लिए। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक के बीच में। 1930 में गांधी जी ने उस समय के भारत में वायसराय लॉर्ड इरविन, कौन थे? लॉर्ड इरविन। वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन ने समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी थी। इन 11 सूत्री मांगों में भारतीयों को कैसे छोड़ने, सेना का खर्च कम करने आदि मांगे। यहाँ पे 2 पॉइंट बताया हूँ मैं, बाकी इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में कर दूंगा। आप कमेंट करके बताइएगा, वीडियो बना दूंगा इस पर। लॉर्ड इरविन के द्वारा गांधी जी की इन 11 सूत्री मांगों के ऊपर कोई कदम नहीं उठाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इस विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया और दांडी मार्च करने की घोषणा की। दांडी मार्च को गांधी जी द्वारा नमक कर के विरोध में चलाया गया और इसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी शुरू करने के लिए भी इस दांडी मार्च को चलाया गया। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चला। यह दांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक चलाया गया। दांडी कहाँ है? गुजरात में। और साबरमती कहाँ है? ये भी गुजरात में। और साबरमती आश्रम से दांडी तक चलाया गया। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से 78 सहयोगियों ने भाग लिया। कितने? 78 से। और इसकी दूरी कितनी थी? 241 मील। याद रखिए, दूरी पूछ लेता एग्जाम में। 241 मील थी। शुरुआत में तो गांधी जी के साथ सिर्फ 78 सहयोगी ही दांडी मार्च के लिए निकले थे, परंतु दांडी पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग इस दांडी मार्च में जुड़ते गए और संख्या लाखों में पहुंच गई। दांडी पहुंचकर गांधी जी द्वारा वहां नमक उठाकर इस नमक कर के कानून का विरोध किया गया। यह दांडी मार्च बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना मुसोलिनी और नेपोलियन की यात्रा से की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने इसके पहले कहा था, जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने बंद कर दिया था, तब उसे सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय संकट बोला था। फिर सुभाष चंद्र बोस ने इस वाले दांडी मार्च में मुसोलिनी और नेपोलियन की यात्रा से तुलना की थी। याद रखिए, 2 बातें सुभाष चंद्र बोस द्वारा कही गई हैं गांधी जी के पक्ष में संबंध में। और इसके बाद आता है गोलमेज सम्मेलन, 1930 से 32 के बीच में होता है। अंग्रेजों द्वारा कुछ सम्मेलनों का आयोजन ब्रिटेन में करवाया गया। सम्मेलनों का आयोजन ब्रिटेन में करा। भारत के विभिन्न दल उन सम्मेलनों में अपनी बातें उनके समक्ष रख सके। इन्हें गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। 1931 से 32 तक अंग्रेजों द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन कराया गया।
जिसमें प्रतिवर्ष एक गोलमेज सम्मेलन हुआ करता था 30 से 32 तक। तो हर एक साल एक सम्मेलन हो रहा था। गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। याद रखिए, दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए, पहले में नहीं, ना तीसरे में, और पहले और तीसरे में नहीं। मैं इस पे अलग वीडियो बनाऊंगा, गोलमेज सम्मेलन। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से लॉर्ड इरविन को बहुत परेशानी हुई। लॉर्ड इरविन समझौता, याद रखिए, परेशानी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने गांधी जी के साथ एक समझौता किया। गांधी इरविन समझौता जिसे कहा जाता है, यह 5 मार्च 1931 में हुआ था। फिर पूना पैक्ट समझौता। पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? 1932 में। यह पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना की जेल जो है यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। पुणे की एक जेल है। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। इसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिए। 1942 में कब दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया है, याद रखिए उस समय की। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश की जा रही थी कि भारतीयों को पहले की तरह इस बार भी अंग्रेजी सेना में शामिल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, दूसरे विश्व युद्ध की लड़ाई के लिए। परंतु बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल भी भारत आए जो भारतीयों को अंग्रेजों को विश्व युद्ध में मदद करने का प्रोत्साहन दे रहे थे। परंतु जैसा धोखा अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के साथ किया था, वैसा धोखा वे इस बार भी कर सकते थे, और यह बात भारतीयों को इस बार समझ में आ चुकी थी। और इस बार भारतीय लोग पूरी तरह से अंग्रेजों की इस दूसरे विश्व युद्ध में कोई मदद नहीं करना चाह रहे थे। इस क्रम में ब्रिटेन से क्रिस्प मिशन भी भारत आए, और वे भारत में अपने कार्यों को लेकर पूर्णतः असफल रहे, क्योंकि अब भारतीयों को अपने हितों का ज्ञान अच्छे से हो गया था। इस क्रिप्स मिशन के संबंध में गांधी जी द्वारा यह कहा गया था कि यह पोस्ट डेटेड चेक है, ये आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक डूबने वाला। याद रखिए, पोस्ट डेटेड चेक। इस क्रिप्स मिशन के भारत में असफल होने जाने के बाद तब गांधी जी ने भारत में एक ऐसे आंदोलन को शुरू किया जो भारत की अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई के रूप में माना गया। यह आंदोलन गांधी जी द्वारा 1942 में शुरू किया गया, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा नाम है? भारत छोड़ो आंदोलन। कब? 1942 में। इसे अगस्त क्रांति भी के नाम से जाना जाता है, संबोधित किया जाता है। क्या? अगस्त, क्योंकि इसकी शुरुआत अगस्त में हुई थी। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग बड़े सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कैद करा दिया गया था, और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी। परंतु इस आंदोलन के दूसरी पंक्ति के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में यह आंदोलन जारी रखा। साथ साथ लोगों ने भी इस आंदोलन में खूब सहयोग किया, और यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक बन गया। और फिर याद रखिए, 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल, जिसका नाम लॉर्ड माउंटबेटन, भारत आया, और लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन ने फैसला निकाला कि भारत का विभाजन अनिवार्य हो जाए, कर दिया जाए। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए गए। ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान। पहले ये दोनों एक हुआ करता था, और उसके बाद अब
तो ये अलग हो गया, ये बांग्लादेश हो गया है। पूर्वी पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान ही है। और इसी के बाद अंत का 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में शाम की प्रार्थना के दौरान नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। और जहाँ पे गांधी जी की समाधि है उसे क्या कहा जाता है? उसे राजघाट बोला जाता है, राजघाट। गांधी जी की समाधि को याद रखिएगा, पॉइंट महत्वपूर्ण है। और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।